नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर महीने के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स। तो नवंबर महीने के पहले हफ्ते के सारे करंट अफेयर जो है मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। साथ में इस वीडियो को देखने के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इस पूरे वीडियो की PDF। तो पहले आप जो है पूरे सेशन को देखिए और फिर जाकर आप ज्वाइन करके सारी चीज़ों को यहाँ पर देखिएगा। ऐसे वीडियो आपको हर हफ्ते यहाँ पर मिलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, धारणी पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसे आंध्र प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के लोगों को सुरक्षित और पारदर्शी भूमि पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराना है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं धारणी पोर्टल की, धारणी पोर्टल के संबंध में इन दो ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इस धारणी पोर्टल का जो उद्देश्य है वह है राज्य के लोगों को सुरक्षित और पारदर्शी भूमि पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट और बता देता हूँ। यदि हम यहाँ पर बात करें कि ये इतना चर्चा में क्यों है, तो इसे हाल ही में जो है वो तेलंगाना सरकार ने यहाँ पर लॉन्च किया है तथा राजस्व अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है इस धारणी पोर्टल के द्वारा। धारणी पोर्टल की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, धारणी पोर्टल आपके लिए यहाँ पर एक एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है। इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे सारी जो आपकी भूमि की जानकारी है वो आपको एक ही पोर्टल पर यहाँ पर मिल जाएगी। इस पोर्टल को बनाया गया है NIC के द्वारा। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। आपने बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट के नीचे देखा होगा कि इस वेबसाइट को बनाया गया है NIC के द्वारा। गवर्नमेंट का जितना भी काम है वो सारा NIC यहाँ पर जो है वो हैंडल करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं धारणी पोर्टल की। तो मैंने आपको बता दिया NIC ने इसको बनाया है, तेलंगाना सरकार द्वारा इसको जो है वो जारी किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर तेलंगाना राज्य की लगभग 1,45,00,000 एकड़ जमीनों का जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पर डाला गया है। अभी इसको जो है वो रजिस्टर यहाँ पर कराया गया। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो कि मैं आपको यहाँ पर डेली दे रहा हूँ, जो कि आपके लिए फ्री क्लासेस लगातार अनअकैडमी पर आ रही हैं। तो अनअकैडमी एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ UPSC CSC ऑप्शनल। तो UPSC CSC के जो स्टूडेंट्स हैं, UPSC एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको हमेशा आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम जाती है कि हम कौन सा ऑप्शनल जो है वो सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद तैयारी कैसे करें। तो आपके लिए यहाँ पर अनअकैडमी के ऐप पर, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आपके लिए आ रही हैं यहाँ पर फ्री स्पेशल क्लासेस फॉर ऑप्शनल स्ट्रेटजी के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपको ये क्लास क्यों अटेंड करना चाहिए, तो यदि आपको यहाँ पर लगता है कि मैं कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करूँ, तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से जो है वो ऑप्शनल को सिलेक्ट करना चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए और आपकी अनअकैडमी जो है वो किस तरीके से यहाँ पर हेल्प करेगी आपके सिलेक्शन तक। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। जितने भी आपके ऑप्शनल है, चाहे वो आपका PSIR हो, ज्योग्राफी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ऐसे सारे ऑप्शनल की आपकी यहाँ पर स्पेशल क्लास लगने वाली हैं और सारी आपके लिए फ्री क्लासेस रहेंगी। सारे टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, जो आपको यहाँ पर जो है वो बताएंगे कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए और किस तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सभी स्पेशल क्लास की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप जाइए और अपनी तैयारी को एक मजबूत आयाम यहाँ पर प्रदान कीजिए। फ्री लाइव क्लासेस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पहले डाउनलोड कर लीजिए और फिर उस लिंक पर क्लिक कर आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो जाइए और क्लासेस का लुत्फ उठाइए। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। यह DPIIT के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। नीचे दी गए कूट का सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2, मतलब कि दोनों ही यहाँ पर सही हैं। यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद या नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की, तो इसकी स्थापना की गई थी कब? 1985 में, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं कि ये चर्चा का विषय क्यों रहा। हाल ही में इसको खेती उत्पादों के वैज्ञानिक विधि से संग्रहण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में NABCB और QCI के द्वारा ISO 170202012 के अनुरूप मान्यता दी गई है, जिसकी अवधि 3 वर्ष की है। तो यहाँ पर जो है वो NABCB और QCI ने इसको मान्यता दी है वैज्ञानिक विधि से खेती उत्पादों को संग्रहण करने के लिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, NABCB जो है वो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं NABCB के फुल फॉर्म की, तो नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज, ये हो गया NABCB का फुल फॉर्म, और QCI का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। दोनों को आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को WEF द्वारा जारी किया जाता है। इसको 3 आधारों पर जारी किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की, तो इसको जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा नहीं, बल्कि इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड अफेयर्स सेंटर्स के द्वारा। इसके 3 आधार हैं, समता, बढ़ोतरी और संधारणीयता, तथा बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य जिसका जो है वो कौन है? वो है केरल। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं इसके कितने आधार हैं? 3 आधार हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर? पैरिटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, समता, बढ़ोतरी और संधारणीयता, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा, और इसको जो है वो 3 आधारों पर जारी किया जाता है। हाल ही में प्रोजेक्ट 37 को मेघालय द्वारा जारी किया गया है। यह वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्रोजेक्ट 37, तो ना तो इसको मेघालय के द्वारा जारी किया गया है और ना ही ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा, और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसको जारी नहीं किया गया। अब देखिए क्या है इसके सही फैक्ट। हाल ही में इसे अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज का बैच था यहाँ पर 2016, तो 2016 के 37 अधिकारियों के द्वारा जो है उसको जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के दूर दराज के जिलों में विकास परियोजनाओं को क्राउड फंडिंग करने के लिए जो है वो किया गया है। तो क्राउड फंडिंग क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूँ तो जनता से कोई चंदा लेना, पैसा लेना किसी सार्वजनिक योजना के लिए, उसको कहा जाता है क्राउड फंडिंग। ठीक है, क्राउड फंडिंग कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखना। तो अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज 2016 बैच के 37 अधिकारियों के द्वारा जो है वो इसको जारी किया गया है, प्रोजेक्ट 37 को, इसको आप ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के CM और गवर्नर कौन है। यदि हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर की, तो यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है BD मिश्रा। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो एक बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई स्टेट की बात आए तो आप उनके गवर्नर और यहाँ पर CM को जो है वो जरूर पढ़ लीजिए। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पेमा खांडू जी। तो ये दोनों को आप यहाँ पर ध्यान में रखेगा। इसके पहले ही मैंने कुछ स्टेट के नाम लिखे थे, आप चाहो तो उनके नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या उनके नाम को आप याद जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैलागोर्निथिड्स एक विशालकाय डायनासोर की प्रजाति है। इसके पंखों का विस्तार 21 फीट तक था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं पैलागोर्निथिड्स जो है वो इसके पंखों का जो विस्तार होता है वो 21 फीट तक होता है। क्या होता है? 21 फीट तक होता है, इसको आप ध्यान रखना।
यह एक विशालकाय पक्षी की प्रजाति है जो 50 मिलियन वर्ष पहले पाया जाता था। ठीक है, 50 मिलियन वर्ष पहले यह पक्षी की प्रजाति जो है वो पाई जाती थी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पैलागोर्निथिड्स। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अभी हाल ही में इसको देखा गया है अंटार्कटिका में। कहाँ पर देखा गया है? अंटार्कटिका में जो है इसको देखा गया है, इसलिए मैंने इसको जो है वो करंट अफेयर में ऐड कर दिया है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन आता है, आज़ाद हिंद सरकार को अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को जयपुर में स्थापित किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पर सही है। आज़ाद हिंद सरकार को अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के नाम से भी जाना जाता था। इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करके जो है वो पढ़ लीजिएगा। आज़ाद हिंद सरकार की यदि हम बात करते हैं, आज़ाद हिंद सरकार को अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के नाम से जाना जाता था, इसको आप ध्यान रखना। पहले राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, ना कि जयपुर में। ठीक है, जयपुर में स्थापित नहीं किया गया है, नई दिल्ली में जो है उसको स्थापित किया गया है। इस फैक्ट को भी याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, आज़ाद हिंद सरकार की बात आती है। आज़ाद हिंद सरकार की बात करते हैं तो ये देश की पहली अस्थायी सरकार थी, वो आप ध्यान रखना। और अस्थायी सरकार तो थी, इसके राष्ट्रपति, इसके प्रधानमंत्री और इसके सेना अध्यक्ष बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी। किसको बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, इसको आप ध्यान रखना। अब जब हमने पढ़ लिया है आज़ाद हिंद सरकार के बारे में, तो आपको आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी पता होना चाहिए। मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज जो थी, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, इसकी स्थापना की गई थी कब? 1 सितंबर 1942 को। 1 सितंबर 1942 को जो है वो इसकी स्थापना की गई, और इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। कैप्टन मोहन सिंह ने जो है वो इसकी स्थापना की थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने ज्वाइन किया और इसको आगे बढ़ाया। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी फैक्ट आते हैं, तो यदि आप चाहते हो कि मैं आज़ाद हिंद फौज पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, या किसी भी टॉपिक पर जो आपको ना समझ में आ रहा हो, बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हो, तो मुझे करंट अफेयर्स के इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट करके मुझे आप बता दीजिएगा, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा या उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो हमको देखना है। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में MOEF&CC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। आपको मुझे बताना है इसके मिनिस्टर कौन है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, जहां पर मैं आपको सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में डिटेल में चीज़ें बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो हाल ही में जो है वो MOEF&CC ने उत्तराखंड सरकार से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के संवेदनशील क्षेत्रों का प्रयोग ना करने को कहा है। अब ये तो हमको पता है, ठीक है। अब आपको एक फैक्ट और इसमें मिल जाता है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आपको बताना है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आपको मिलेगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरोग्य वन केवड़िया किस राज्य में घोषित किया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गुजरात में। हाल ही में आरोग्य वन केवड़िया जो है वो इसको लॉन्च किया गया, इसको घोषित किया गया है गुजरात में, इसको आप ध्यान में रखेगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं कि यदि आप इन सभी करंट अफेयर की PDF नोट्स चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें सर्च बॉक्स में जाकर जब आप ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करेंगे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। इस ग्रुप में जाकर आप जरूर ऐड हो जाइए, वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ, वीडियो की नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता जाएगा। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं आरोग्य वन केवड़िया की, तो ये मैंने आपको क्यों यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। एक तो इसका उद्देश्य योग और ध्यान के प्रसार को बढ़ावा देना है, वो आपको पता होना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित केवड़िया में समन्वयित विकास कार्यक्रम के तहत आरोग्य वन, एक तो देखो क्या क्या यहाँ पर घोषित किया है। पहला तो है आपका आरोग्य वन, जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा यहाँ पर है आरोग्य कुटीर,
ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आरोग्य कुटीर, इसको भी आप ध्यान रखना। एकता मॉल, एकता मॉल हो गया। और बाल पोषण पार्क, बाल पोषण पार्क, बाल पोषण पार्क भी जो है वो यहाँ पर घोषित किया, इसको आप ध्यान रखना। अच्छा, ये तो हो गया कि आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क को जो है वो यहाँ पर घोषित किया है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक यहाँ पर प्राणी उद्यान है जिसका नाम है सरदार पटेल प्राणी उद्यान। सरदार पटेल प्राणी उद्यान में जो है वो जंगल सफारी की स्थापना की गई है। क्या की? जंगल सफारी। आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर जंगल सफारी की जो है वो उद्घाटन किया है, तो वो कहाँ पर किया है? सरदार पटेल प्राणी उद्यान में। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखना। और ये जंगल सफारी कहाँ पर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में। अब जब यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात आ ही गई है तो यहाँ पर मैं लिंक यहाँ पर कॉपी कर दूंगा, जहाँ पर जाकर आप देख सकते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। या फिर एक फैक्ट आप अभी के अभी यहाँ पर ध्यान रख लो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो है 182 मीटर की। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टाइफून मोलवे ने किस देश को प्रभावित किया है? वियतनाम, भारत, जापान या फिर रूस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वियतनाम। हाल ही में टाइफून मोलवे ने किस देश को प्रभावित किया है? तो वियतनाम को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही आई है इस टाइफून मोलवे के कारण। अब ये चर्चा में क्यों? तो हाल ही में जो है ये टाइफून जो है वो कहाँ पर आया था? मोलवे, वियतनाम में। यह वियतनाम में आए पिछले 2 दशकों का सबसे बड़ा टाइफून है या सबसे बड़ा तूफान है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी और निजी संस्थानों को दी जाने वाली इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की उपाधि को 2016 के बजट में प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। यानी सरकारी और निजी संस्थानों को दी जाने वाली इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की उपाधि को 2016 के बजट में प्रस्तावित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसको कब प्रस्तावित किया था? 2016 में किया था। इसका उद्देश्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाना है। ये भी बिल्कुल सही है। अब हमने इसको क्यों पढ़ा है? तो अभी हाल ही में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत को यह उपाधि दी गई है तथा इस तरह के संस्थानों का चयन विशेष समिति के द्वारा किया जाता। तो अभी हाल ही में ये किसको उपाधि मिली है? वो मिली है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को। इसलिए हम इस करंट अफेयर को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 8000 विद्यालयों का आपस में विलय करने की घोषणा की है। इनका विलय आसपास के बड़े विद्यालयों में विलय किया जाएगा, जिन्हें लीड स्कूल कहते हैं। आपको बताना है इनमें से सही उत्तर क्या है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा केवल 2 ही यहाँ पर सही है। अब हम इसको यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? तो हाल ही में ये जो घोषणा है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के 8000 विद्यालयों का आपस में विलय किया जाएगा। साथ में इनका विलय आसपास के बड़े विद्यालयों में कर दिया जाएगा, जिन्हें लीड स्कूल कहा जाएगा। इसको आप ध्यान रखना। कौन से स्कूल कहा जाएगा? इनको लीड स्कूल कहा जाएगा। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जो ये घोषणा की गई है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षा को जो है वो लक्ष्य संचालित अभ्यास के माध्यम से बदलना और शिक्षा के लिए मॉडल राज्य बनाना है। विद्यालय उन विद्यालयों का इसमें सिलेक्शन करेगा जो कि छोटे छोटे विद्यालय, उनको बनाकर जो है वो एक लीड स्कूल यहाँ पर बनाएगा। विलय उन विद्यालयों का किया जाएगा जिनमें नामांकन 20 से कम छात्रों का हुआ हो। उससे ज़्यादा छात्र होंगे तो उनका जो है विलय नहीं किया जाएगा, उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर
प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल स्कॉलरशिप के लिए वन स्टॉप सेंटर है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल दो ही यहाँ पर सही है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है वो स्कॉलरशिप के लिए वन स्टॉप सेंटर है। मतलब सारी जानकारी, यदि आप स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो आपको सारी जानकारी कहाँ पर मिलेगी? वो आपको मिलेगी साहब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। इसको आप ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में घोटाला हुआ है। कौन सा घोटाला हुआ है? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला। और ये जो घोटाला हुआ है वो झारखंड राज्य में जो है वो उजागर किया गया है, जिसमें न केवल बैंक के कर्मचारी शामिल हैं बल्कि बिचौलियों के साथ विद्यालय के कर्मचारी भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं। तो ये कहाँ पर उजागर हुआ? तो हुआ है झारखंड राज्य में। इसको आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। इसके सचिवालय की स्थापना 1956 में जापान में की गई थी। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या फिर दोनों ही सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। दोनों फैक्ट यहाँ पर गलत हैं इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब क्या याद रखना है? अब इसके बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1950 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। साथ में इसके जो सचिवालय की स्थापना है वो 1951 में ज्यूरिख में हुई थी, जापान में नहीं हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ज्यूरिख में की गई थी। किंतु 1992 में इसको वियना में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसको आप ध्यान रखना। आपके जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उनमें भी ये फैक्ट वाइज जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और मैं आपको जितनी जानकारी दूंगा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता दूं, जो बच्चे नए होंगे या पुराने होंगे सभी को बता दूं कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से पूरे करंट अफेयर खुद से लिखता हूँ और आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो आप सभी वीडियोज़ को अच्छे से ध्यान से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और मोटिवेट हूँ और आपको जो है वो ऐसे ही और भी वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराता रहूँ और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएँ। बढ़ते हैं आगे। श्री अरविंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य मासिक दार्शनिक पत्रिका का प्रकाशन उनके द्वारा किया गया। उनके द्वारा द सिंथेसिस ऑफ योगा किताब लिखी गई थी। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों ही यहाँ पर सही हैं। श्री अरविंद की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, श्री अरविंद के द्वारा जो है वो आर्य मासिक दार्शनिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ये बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। और इनके द्वारा ही द सिंथेसिस ऑफ योगा किताब भी लिखी गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में अरविंद फाउंडेशन के द्वारा श्री अरविंद द कवि, ये आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। श्री अरविंद द कवि एक वेबिनार का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है साहब अरविंद फाउंडेशन के द्वारा। इसको आप ध्यान रखिएगा, जिसको 2 वर्ष तक मतलब कि 15 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, श्री अरविंद की यहाँ पर 150वीं जयंती है, तो ये 2 साल तक लगातार ये कार्यक्रम चलेगा, श्री अरविंद द कवि नामक एक वेबिनार। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 में जयपुर से शुरू किया गया। यह वर्तमान समय में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना की, तो मैं आपको कुछ फैक्ट यहाँ पर बता दूँ। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की यदि यहाँ पर बात करें तो इसको जो है वो 1952 में कानपुर से शुरू किया गया तथा यह वर्तमान में लक्षद्वीप के अलावा सभी देश में लागू है। मतलब पूरे के पूरे जो है वो देश में लागू है और इसे हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भी लागू किया गया है। ठीक है, तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना जो है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है उसको 1952 में कानपुर में शुरू किया गया था। कहाँ पर? जयपुर में नहीं, कानपुर में शुरू किया गया था। और ये जो है अभी पूरे देश में सिर्फ लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में ये लागू है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
16 साइकी क्षुद्रग्रह पृथ्वी से 370 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस पर पाए जाने वाले धातु पृथ्वी की कोर में पाए जाने वाली धातु के समान हो सकते हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही यहाँ पर जो है वो सही है। 16 साइकी क्षुद्रग्रह या 16 साइकी एस्ट्रॉइड जो है वो पृथ्वी से 370 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ पर है? 370 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस पर पाए जाने वाले धातु पृथ्वी की कोर में जो धातु पाए जाते हैं लगभग उनके ही समान हमको प्रतीत हो रहे हैं। हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि इस क्षुद्रग्रह पर पाए जाने वाले धातुओं की कीमत पृथ्वी की समग्र अर्थव्यवस्था के कई गुना अधिक है। मतलब कि ये जो क्षुद्रग्रह हमको मिला, ये जो एस्ट्रॉयड हमको मिला है, इस पर जो धातुएं पाई जाती हैं, यदि उनकी कीमत देखी जाए तो पृथ्वी की जितनी अर्थव्यवस्था, पृथ्वी की जितनी इकोनॉमी है उसके कई गुना से भी अधिक है। इसको आप ध्यान रखना। साथ में मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, टेलीग्राम का जो है वो आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसमें अपनी आईडी क्रिएट करना है और फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी या उसके सर्च बॉक्स में जब आप जाकर ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करोगे तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना। इसके PDF और बाकी सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। देवास मल्टीमीडिया क्या है? टेलीस्कोप, घास, वनस्पति, रक्षा क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, रक्षा क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप। देवास मीडिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसके अलग अलग मतलब निकालेंगे। तो देवास मल्टीमीडिया क्या है? तो देवास मल्टीमीडिया जो है वो एक रक्षा क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। और सभी लोग मुझे कमेंट में बताइए कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया मिशन जो है या जो स्कीम है या जो योजना है उसको मोदी जी ने किस साल जो है वो लॉन्च किया था। राइट। अब हमने ये करंट अफेयर क्यों पढ़ा? तो हाल ही में अमेरिका की एक अदालत ने एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया है कि यह देवास मल्टीमीडिया को मुआवजे के तौर पर $1.2 बिलियन दे, क्योंकि 2011 में एंट्रिक्स ने 2 उपग्रहों के निर्माण के समझौते को रद्द कर दिया था। ठीक है, इसलिए हमने इस करंट अफेयर को यहाँ पर पढ़ लिया जिससे आपको याद रहे कि आखिर देवास मल्टीमीडिया क्या होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाइफून गोनी किस देश के तट से टकराया है? कोरिया, जापान, चीन या फिलीपींस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, फिलीपींस। हाल ही में टाइफून गोनी जो है वो किस देश के तट से टकराया है? तो फिलीपींस से टकराया है। साथ में कल भी मैंने आपको एक टाइफून के बारे में बताया था, यदि आपको वो याद है तो अभी जाकर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मुझे पता चले कि आप बहुत सिंसियर होकर जो है वो करंट अफेयर मुझसे पढ़ रहे हैं और आपको 100% यहाँ पर बेनिफिट होगा। कभी कोई क्लास मिस भी आती है तो आप जाकर ज़रूर उसको देखें और उसको ध्यान में रखें जो चीज़ें मैं आपको बताऊं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है वो एक सुपर टाइफून है जो 5वीं श्रेणी का टाइफून है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐड किया। अभी हाल ही में जो है ये फिलीपींस के तट से जो है वो टकराया है टाइफून गोनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एनिग्माचन गोलम क्या है? पक्षी की प्रजाति है, वनस्पति है, डॉल्फिन की प्रजाति है या फिर एक मछली की प्रजाति है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, एक मछली की प्रजाति है। एनिग्माचन गोलम जो है वो क्या है? एक मछली की प्रजाति है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। हाल ही में केरल में इसकी खोज की गई है जो ड्रैगन स्नैक हेड कुल से संबंध रखती है। ठीक है, तो आपको इतना याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये पता करना है कि जो एनिग्माचन गोलम जो है वो एक मछली की प्रजाति है और ये मछली की प्रजाति कहाँ पर मिली है? वो हमको मिली है केरल में। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीपीसीबी एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। मतलब सीपीसीबी ना तो संवैधानिक निकाय है और ना यहाँ पर वायु अधिनियम 1981 के तहत जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। तो फिर रियल फैक्ट क्या होंगे?
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है वो एक सांविधिक निकाय है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसकी स्थापना जल वायु नहीं बल्कि जल अधिनियम 1974, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। हाल ही में इसने रेलवे स्टेशन और प्रदूषण से संबंधित अध्ययन किया हुआ है। अब मैं आपको एक एक शब्द के बारे में बताता हूँ जो आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर सीपीसीबी है क्या। सीपीसीबी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या होता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप ध्यान रखना। अब ये जो है वो संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है। देखिए, संवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है ऐसी बॉडीज, ऐसे निकाय जिनके बारे में आर्टिकल दिया गया है हमारे संविधान में। कोई भी आर्टिकल, चाहे आप इलेक्शन कमीशन की बात करो या कोई भी इस कमीशन की बात करो, ये सभी संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। अब आता है कि सांविधिक निकाय या स्टैच्यूटरी बॉडी जो है वो किसको कहते हैं। तो सांविधिक निकाय जो है वो उन निकायों को कहते हैं जिनके लिए कानून बनाया जाता है। ठीक है, जिनके लिए हम कानून बनाते हैं संसद में, उनको जो है वो सांविधिक निकाय यहाँ पर कहा जाता है और उस कानून के तहत जो है वो काम करते हैं ये बॉडी या ये निकाय। लेकिन इनको अपनी सारी जानकारियां जो है वो संसद या मंत्रिमंडल को देना जो है वो जरूरी होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी यदि और भी आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, यदि आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए वो जो है वो वीडियो सारी बनाकर ले आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयन ब्राउन बियर का आयुसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। यह हाल ही में किए गए अध्ययन से पता चला है कि 2050 तक इसके निवास में 80% की कमी आ सकती है। ठीक है, तो इसके जो निवास में 80% की कमी आ जाएगी किसके? हिमालयन ब्राउन बियर के। अब आपको बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक ही यहाँ पर सही है। मतलब हिमालयन ब्राउन बियर जो है इसका जो आयुसीएन स्टेटस है वो क्या है? वल्नरेबल है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा, आपको बताना है आयुसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप आगे ऐसे ही करंट अफेयर चाहते हैं मुझसे तो आपको भी जो है वो पार्टिसिपेट करना होगा। तो आयुसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में ZSI के द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि 2050 तक इसके निवास में 80 नहीं बल्कि 70% की कमी आ सकती है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? उर्सस आर्क्टोस इसोबेलिनस। क्या होता है? उर्सस आर्क्टोस इसोबेलिनस। इसको आप ध्यान रखिएगा। किसका फुल फॉर्म होता है? हिमालयन ब्राउन बियर। हिमालयन ब्राउन बियर जो है इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम क्या होता है? उर्सस आर्क्टोस इसोबेलिनस। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। अब ZSI क्या होता है? तो ZSI का फुल फॉर्म होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या होता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS कावारत्ती 3 इंजनों से संचालित है। यह प्रोजेक्ट 28 का तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। आपको बताना है कि इनमें से सही क्या है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। राइट, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो फिर सही जानकारी क्या है? तो सही जानकारी यहाँ पर है, यह 4 इंजनों से संचालित होता है। INS कावरत्ती जो है वो 4 इंजनों से चलता है। ये आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो आपका UPSC हो, PSC हो, रेलवे हो, SSC हो, सभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा सकता है। तो ये जो है वो 4 इंजनों से संचालित है तथा प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित चौथा या अंतिम युद्धपोत है तथा यह एक स्वदेशी युद्धपोत है। ये भी आप ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा, जिससे मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्मी एविएशन कॉर्प्स की स्थापना 1985 में की गई थी। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा किया जाता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो है उसका नेतृत्व, उसका लीडरशिप कौन करता है, उनके हेड कौन होते हैं? वो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। इसको आप ध्यान में रखिएगा, आर्मी एविएशन
कॉर्प्स के। साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप की, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सारी PDF नोट्स, वीडियो के नोटिफिकेशन और सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहां पर शेयर करता रहता हूं। आप जो है वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और वहां पर आप सर्च बॉक्स में ऑल इंडिया गुरुजी लिखेंगे तो आपको जो है वो चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं आर्मी एविएशन कॉर्प्स की, तो आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो है उसकी स्थापना की गई थी 1986 में, 1986 में की गई थी, तथा इसका कार्य सैनिकों को परीक्षण करना, ठीक है, सैनिकों को जो है वो ट्रेनिंग देना, हताहत लोगों की निकासी तथा आवश्यक वस्तुएं पहुंचाना आदि है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अलकनंदा का उद्गम सतोपथ हिमानी से होता है। सेकेंड पॉइंट है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2009 में दिया गया। आपको बताना है कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं अलकनंदा नदी की, तो अलकनंदा नदी का उद्गम जो है वो सतोपथ हिमानी से ही होता है, लेकिन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2009 में नहीं दिया गया था। तो फिर कब दिया गया था, कोई मुझे बता सकता है क्या? अच्छा, एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में काफ़ी सारी नदियाँ जो है वो मिलती हैं और मिलकर देवप्रयाग, नंदप्रयाग, यहाँ पर जो है वो विष्णु प्रयाग बनते हैं। तो वो सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, और मैंने ऑलरेडी बनाया भी हुआ है। आपको जब भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप बेझिझक आइए, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और फिर मैं आपके जो है वो आंसर भी करूँगा और आपको वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराऊँगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, गंगा नदी को जो है वो राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था, 2009 में नहीं दिया गया था। हाल ही में NMCG के द्वारा गंगा उत्सव 2020 मनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के कायाकल्प हेतु जन सहभागिता को भी बढ़ावा देना है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हाल ही में CVC के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। CVC किसी भी मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत नहीं आती है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही यहाँ पर सही हैं। हाल ही में CBC के द्वारा जो है वो सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है वो मनाया गया है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि CVC क्या होता है। CVC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको आप ध्यान रखना। इसके तहत जो है वो सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। साथ में CVC किसी भी मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है तथा CVC को CVC एक्ट 2003 के तहत सांविधिक दर्जा दिया गया। सांविधिक दर्जा मैंने आपको बता दिया, सांविधिक का मतलब क्या होता है? संसद में कोई भी नियम कानून बना दिया जाए और उस नियम के अधीन किसी भी निकाय की स्थापना, किसी बॉडी की स्थापना की जाती है तो उसको सांविधिक निकाय या सांविधिक बॉडी जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आप मुझे कमेंट में बताएंगे अभी हमारे चीफ विजिलेंस कमीशन जो है वो कौन है, ठीक है। CVC के जो हेड हैं वो एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन है, आपको मुझे कमेंट में बताना है। आप सर्च करके भी मुझे बता सकते हैं। 5 स्टार विलेज स्कीम MHRD द्वारा जारी की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित असंरचना को विकसित करना है। असंरचना मतलब यहाँ पर अवसंरचना आएगा, राइट। नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। 5 स्टार विलेज स्कीम की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है भारतीय डाक विभाग, इंडिया पोस्ट जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है जिसको ऑर्गेनाइज कर रही है। और इसका उद्देश्य जो है वो सुदूरवर्ती गाँवों में डाक सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है तथा इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की गई है और 2020-21 में 50 गाँवों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ये फैक्ट, ये क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़िएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये क्वेश्चन आने की संभावना मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, आप इसको पढ़कर जरूर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं।
देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर सिक्किम में? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो कहाँ पर आया है? तो वो स्थापित किया गया है असम में। इसको आप ध्यान रखना। अब आपका काम क्या है? आपको असम के सीएम और असम के गवर्नर के बारे में पढ़कर आना है, उसको पढ़ना है और याद कर लेना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, ये जो है वो भारतमाला परियोजना के तहत 694 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है देश का पहला, वो असम में स्थापित किया गया है और ये भारतमाला परियोजना के तहत 694 करोड़ रुपए जो है वो इसमें लगाए जा रहे हैं और इसके तहत जो है वो इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? आसन संरक्षण रिजर्व आपको मिलेगा उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है और अब भारत की रामसर साइट कितनी हो गई है? 38। आपके एग्जाम में आएगा ये कि भारत में टोटल कितनी रामसर साइट हैं, तो वो है 38 रामसर साइट। और यदि आपको रामसर साइट के बारे में नहीं पता है तो आपको पढ़ना चाहिए, और यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए सेपरेट इसके लिए वीडियो बना दूंगा। राइट, तो हमारी टोटल 38 साइट हो गई और अब इसमें जो है वो आसन संरक्षण रिजर्व को भी जो है वो शामिल किया गया है। उड़ान योजना के तहत 2024 तक कितने हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? 50, 150, 200 या फिर 100? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टोटल 100। उड़ान योजना के तहत 2024 तक कितने हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो 100 हवाई अड्डे जो है वो यहाँ पर विकसित किए जाएंगे उड़ान योजना के तहत। अब यहाँ पर आता है साहब की जो आपकी उड़ान योजना है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। क्या है? उड़े देश का आम नागरिक जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है उड़ान योजना का, याद रखेंगे। तो 2024 तक जो है वो 100 यहाँ पर एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत जो है वो 2024 तक 100 एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे, इसका लक्ष्य रखा गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु जल संधि में सिंधु सहित 6 नदियां जो हैं वो शामिल हैं। इन नदियों का बहाव मुख्यतः भारत और चीन में है। आपको बताना है इनमें से क्या सही है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर सही है। सिंधु जल संधि में यदि हम बात करते हैं तो सिंधु सहित इसमें जो है वो 6 नदियाँ शामिल हैं। सिंधु जल संधि की यदि हम यहाँ पर बात करें तो 1960 में जो है ये संधि हुई थी तथा इन नदियों का जो बहाव है वो मुख्यतः भारत और पाकिस्तान में है। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग जो है वो मुझे कमेंट बताएंगे नदियों के नाम, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सिझे, चिरा, सब। मतलब कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। सिजे, चिरासब। आप सभी लोग कमेंट में जो है वो लिखिएगा। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है जो कि भारत और पाकिस्तान में ये नदियाँ जो हैं वो बहती हैं। ये जो है वो समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। इसके अंतर्गत 3 पूर्वी और 3 पश्चिमी नदियां हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। 3 पूर्वी नदियां और 3 पश्चिमी नदियां हैं, बीच में से आप काट दोगे तो पूर्वी और पश्चिमी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऐसे ही और वीडियोस की ट्रिक के लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले समय में मैं जो है वो यहाँ पर स्टैटिक जीके आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्लॉथ बियर को हनी बियर भी कहा जाता है। यह उर्सिडा परिवार का हिस्सा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं स्लॉथ बियर की, तो स्लॉथ बियर को जो है वो हनी बियर भी कहा जाता है। आप चाहो तो गूगल पर जाकर सर्च करके इसकी फोटो जो है वो देख सकते हैं। और ये जो है वो एक उर्सिडा परिवार का हिस्सा है, ठीक है। उर्सिडा फैमिली का जो है वो हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में स्लॉथ बियर की मौत हुई है। यह पार्क भारत का पहला वाजा का सदस्य बना है। वाजा का फुल फॉर्म मैंने आपको एक बार बताया हुआ था, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए और इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताइएगा।
तथा स्लॉथ बियर का आयुष्यन स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो इस बार के 2020 के यूपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इन सेशंस को बहुत सीरियसली लीजिए और अच्छे से पढ़िए। आपको फ्री में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेडिकेंस की तुलना में अधिक ठंडे जल में विकसित होते हैं। मेडिकेंस का कोर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में ठंडा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेडिकेंस की यदि हम बात करते हैं तो मेडिकेंस का जो कोर है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेडिकेंस की तुलना में कम ठंडे जल में विकसित होता है। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण भूमध्य सागर में अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान को मेडिकेंस कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में गैंडे की 6 प्रजाति पाई जाती हैं। गैंडा पूर्णतः मांसाहारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ऑप्शन सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी कमेंट में जरूर बताते चलें। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो फिर सही क्या है? सही की बात करते हैं तो विश्व में गैंडे की 5 प्रजाति पाई जाती हैं, 6 नहीं 5 प्रजाति यहाँ पर पाई जाती, तथा गैंडा पूर्णतः मांसाहारी नहीं बल्कि शाकाहारी और स्तनपायी होता है। तथा भारत में सबसे अधिक गैंडे कहाँ पर मिलेंगे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेंगे। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट में करके अभी बताइए। और यदि आप चाहते हो कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में कॉन्गो फीवर का असर पालघर महाराष्ट्र में देखा गया है। यह मच्छर द्वारा जो है वो फैलता है। आपको बताना है क्या इसमें से सही होगा। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, केवल 1 यहाँ पर सही होगा। हाल ही में कॉन्गो फीवर का असर जो है वो पालघर महाराष्ट्र में देखा गया है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। आपने इस खबर को न्यूज़ में भी देखा होगा। ये जो है वो टिक द्वारा एक जानवर से दूसरे जानवरों में फैलता है। इसको क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कॉन्गो फीवर को जो है वो क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखना। और अभी हाल ही में ये कहाँ पर? पालघर महाराष्ट्र में जो है वो देखा गया है फैलते हुए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू कैलेडोनिया में हाल ही में हुए जनमत संग्रह में 53.25% लोगों ने ब्रिटेन में ही रहने का समर्थन किया है। यह स्पेन का एक उपनिवेश है। आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो फिर सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा यह फ्रांस का उपनिवेश है, स्पेन का नहीं, जिसमें हाल ही में हुए जनमत संग्रह में 53.25% लोगों ने फ्रांस से अलग नहीं होने का समर्थन किया है। ठीक है, फ्रांस से अलग ये लोग नहीं होना चाहते हैं। यह जनमत संग्रह 1998 में स्थानीय संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए किए गए नेमिया समझौते का हिस्सा है। और ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दो, पीएससी एग्जाम दो, रेलवे एग्जाम दो, एसएससी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, वहां पर ये पूछा जा सकता है। इसको आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2007 में भारत और मेक्सिको के मध्य प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप की स्थापना हुई थी। दोनों देशों के मध्य में हाल ही में द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की 6वीं बैठक संपन्न हुई है। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 यहाँ पर सही है। 2007 में भारत और मेक्सिको के मध्य
प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप की स्थापना हुई है, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। हाल ही में उच्च स्तरीय समूह की 5वीं बैठक संपन्न हुई है। 1950 में भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला मैक्सिको का पहला लैटिन अमेरिकी देश जो है वो ये था। तो 1950 में जो है भारत के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा था? मैक्सिको। इसको आप ध्यान में यहाँ पर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। द ड्यूटी ऑफ मैन, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर भगत सिंह? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। इसको आप ध्यान रखना। द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद जो है वो किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। बहुत इंटेलिजेंट थे भगत सिंह, काफ़ी सारी भाषाओं के इनको जो है वो ज्ञान था, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, द ड्यूटी ऑफ मैन जो है उस बुक का उर्दू में अनुवाद तो भगत सिंह ने किया था, लेकिन इस बुक को लिखा किसने था? द ड्यूटी ऑफ मैन, तो इस बुक को लिखा गया था मैजनी के द्वारा। किसने लिखा था? मैजनी जो है वो इस बुक को लिखा हुआ था। साथ में बहुत जल्दी बुक का एक वीडियो आने वाला है, तो मैं इसमें सारी बुक्स 2019 और 2020 की सारी बुक्स आपको कराने वाला हूं। यदि आप इसके अलावा कुछ और ऐड करवाना चाहते हो, बुक और ऑथर का ये वीडियो आएगा। यदि आप चाहते हो कुछ और मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। जो भी आपको दिक्कत रहती है, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जो भी आपकी सजेशन है, जो भी आप चाहते हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। हम उसके माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? सुरबाया शहर, बर्लिन, दिल्ली या फिर पेरिस? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरबाया शहर। ठीक है, तो सुरबाया सिटी जो है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है उसने 2020 की जो है मेजबानी की है, इसको आप ध्यान रखना। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सुरबाया सिटी आखिर है कहाँ पर? फिर आप लोग बोलते हो ऐसा क्वेश्चन आने पर कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है जो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो सुरबाया शहर कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के सुरबाया शहर द्वारा की गई इसकी जो है वो मेजबानी। 2020 का विषय था सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी भविष्य। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मधु का डिप्लोस्टोमेन क्या है? घास है, वनस्पति है, मछली की एक प्रजाति है या फिर एक वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, एक वृक्ष है। मधु का डिप्लोस्टोमेन जो है वो क्या है? एक वृक्ष है। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको दिख रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलते जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ये बहुत मेहनत से तैयार किए गए क्वेश्चन है। यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं इस सीरीज़ को बंद कर दूंगा। आपका काम है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं अपनी मेहनत आप तक पहुँचाता रहूँ और आप सफलता के शिखर को छूते रहें। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? मधु का डिप्लोस्टोमेन जो है वो क्या है? वो एक वृक्ष है। इसको आप ध्यान रखना। हाल ही में जो है वो इसको केरल में खोजा गया। कहाँ पर खोजा गया है? केरल में जो है वो इसकी खोज की गई है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो मुझे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अभी जो है वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑल इंडिया गुरुजी। बाकी सभी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जाइए और चेक कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल फिर से सुबह 9 बजे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।